टैक्सफिनिटी में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों की भारी मांग पर आज हम रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड के आने वाले आईपीओ का एक गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पिछले आईपीओ डीकोड टाटा कैपिटल पर आपके जबरदस्त रिस्पांस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, विश्लेषण शुरू करने से पहले एक जरूरी बात आपको बता दें। स्क्रीन पर दिख रहा डिस्क्लेमर ध्यान से पढ़ें। ये वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और सूचना के मकसद से है। हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हैं और यहाँ दी गई कोई भी जानकारी निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के आधार पर रूबिकॉन रिसर्च के आईपीओ को डिकोड करना शुरू करते हैं। आज के इस डीकोड को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। हम पहले समझेंगे कि कंपनी किस बाजार में काम करती है, फिर जानेंगे कि रूबिकॉन रिसर्च आखिर है क्या। इसके बाद आईपीओ के नंबर्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स, इसमें छुपे हुए रिस्क और आखिर में भविष्य की राह क्या हो सकती है, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, रूबिकॉन की पूरी कहानी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो अपना सामान बेचती कहाँ है, और इसका जवाब है अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मुनाफे वाला दवा बाजार है। अब इस आंकड़े को देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर रहा है। कंपनी का लगभग सारा का सारा रेवेन्यू, मतलब 99.50% सिर्फ एक ही देश से आता है, अमेरिका। ये दिखाता है कि कंपनी किस हद तक सिर्फ एक बाजार पर निर्भर है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और शायद सबसे बड़ा जोखिम भी। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि कंपनी का खेल का मैदान अमेरिका है, तो चलिए अब सीधे उस खिलाड़ी से मिलते हैं जो ये आईपीओ ला रही है, रूबिकॉन रिसर्च। आखिर ये कंपनी है क्या? तो रूबिकॉन रिसर्च करती क्या है? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो ये एक फार्मा फॉर्मुलेशन कंपनी है। मतलब ये कच्चे ड्रग्स को लेकर उन्हें टैबलेट, कैप्सूल और सिरप जैसी फाइनल दवाइयों में बदलती है। और जैसा हमने पहले ही देखा, इसका पूरा फोकस अमेरिका जैसे रेगुलेटेड बाजारों पर है। अच्छा, ये बात भी काफी दिलचस्प है कि कंपनी आखिर किन बीमारियों की दवाएं बनाती है। आप देख सकते हैं कि इसका लगभग आधा रेवेन्यू, यानी 46% दिमाग और नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों की दवाओं से आता है, और उसके बाद दिल से जुड़ी बीमारियों की दवाओं का नंबर है। मतलब कंपनी का फोकस कुछ खास थेरेपी एरिया पर ही है। चलिए अब आते हैं इस डीकोड के सबसे जरूरी हिस्से पर, आईपीओ के आंकड़े। आखिरी ऑफर कितना बड़ा है और पैसा कहां से आ रहा है और कहां जाएगा? आईपीओ का पहला हिस्सा है फ्रेश इशू। इसके तहत कंपनी 500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी कर रही है। ये वो पैसा है जो सीधे कंपनी के पास जाएगा और जिसका इस्तेमाल कंपनी अपने ग्रोथ के लिए करेगी। और अब दूसरा और इससे भी बड़ा हिस्सा, जिसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल या ओएफएस। इसमें कंपनी के मौजूदा निवेशक जनरल अटलांटिक करीब 877 करोड़ रुपए के अपने शेयर बेच रहे हैं। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा, ये सीधे उस निवेशक के पास जाएगा जो अपने शेयर बेच रहा है। तो सवाल ये है कि कंपनी को जो 500 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू से मिलेंगे, वो उसका करेगी क्या? तो प्रॉस्पेक्टस के हिसाब से इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 310 करोड़, कंपनी अपना कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करेगी, और जो पैसा बचेगा उसे भविष्य में किसी कंपनी को खरीदने या दूसरे कामों के लिए रखा गया है। आईपीओ का स्ट्रक्चर तो ठीक है, पर क्या कंपनी पैसा कमा भी रही है? चलिए अब जरा इसके फाइनेंशियल हेल्थ की जांच पड़ताल करते हैं। ये चार्ट देखिए, ये कंपनी की ग्रोथ की कहानी खुद ब खुद बता रहा है। पिछले 3 सालों में रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल आया है। वित्त वर्ष 2023 में जो रेवेन्यू करीब 394 करोड़ था, वो 2025 तक 3 गुना से भी ज्यादा होकर लगभग 1284 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ये ग्रोथ वाकई बहुत शानदार है। और ये वाला चार्ट तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। ये एक क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी है। जरा देखिए, वित्त वर्ष 2023 में कंपनी लगभग 17 करोड़ के घाटे में थी, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर इसने न सिर्फ घाटे से वापसी की, बल्कि 134 करोड़ का तगड़ा मुनाफा भी कमाया। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अच्छी बातें तो बहुत हो गई, लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। किसी भी निवेश में उतरने से पहले उसके जोखिमों को समझना सबसे जरूरी होता है। तो चलिए अब उन चुनौतियों पर नजर डालते हैं जो कंपनी के सामने हैं। तो सवाल यही है कि इतनी शानदार ग्रोथ और मुनाफे के पीछे आखिर क्या कोई पेच है? वो कौन सी छुपी हुई बातें हैं जिन पर एक निवेशक को ध्यान देना ही चाहिए?
ये शायद सबसे बड़े जोखिमों में से एक है। इस चार्ट को देखिए, कंपनी का 77% से भी ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ 5 कस्टमर्स से आता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी वजह से इनमें से एक भी बड़ा ग्राहक चला गया तो कंपनी की कमाई पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसी को कहते हैं कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। प्रोस्पेक्टस में कुछ और बड़े जोखिमों का भी जिक्र है। पहला, अमेरिकी बाजार पर लगभग 100% की निर्भरता। दूसरा, कंपनी का अतीत में घाटे में रहना और नेगेटिव कैश फ्लो होना। तीसरा, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क, जिसकी हमने अभी बात की। और चौथा, कंपनी पर करीब 51 करोड़ रुपए के कानूनी मामले भी चल रहे हैं। ये सारी बातें बहुत अहम हैं। तो हमने कंपनी की ताकतें भी देख लीं और उसकी कमजोरियां भी। अब वक्त है इन सबको एक साथ रखकर ये समझने का कि आगे की राह कैसी हो सकती है। और हाँ, अगर आपको इस तरह का सीधा और गहरा विश्लेषण पसंद आ रहा है तो टैक्सफिनिटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम भारत का स्वदेशी डिकोड चैनल हैं जो एआई की मदद से आपके लिए जटिल जानकारी को आसान बनाते हैं। ये स्लाइड आप कह सकते हैं पूरी कहानी का सार है। एक तरफ कंपनी के पास मौके हैं, जैसे कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, आकर्षक अमेरिकी बाजार तक सीधी पहुंच और भारत में कम लागत पर मैन्युफैक्चरिंग का फायदा, और हाल की ग्रोथ तो शानदार है ही। लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। बाजार में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सिर्फ एक ही बाजार और कुछ ही ग्राहकों पर निर्भरता बहुत बड़ा रिस्क है, और कंपनी का घाटे वाला अतीत भी एक चिंता का विषय है। तो ये एक ऐसा केस है जहां मौके और जोखिम दोनों ही काफ़ी बड़े हैं। और अंत में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या रूबिकॉन का सिर्फ एक बाजार और कुछ खास प्रोडक्ट्स पर यह गहरा फोकस उसे इतने कॉम्पिटिटिव ग्लोबल फार्मा मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने में मदद कर पाएगा? इसी सवाल का जवाब कंपनी का भविष्य तय करेगा। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इस आईपीओ को बेहतर तरीके से समझने में जरूर मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आईपीओ में दिलचस्पी रखते हैं। और ऐसे ही और भी डिकोड के लिए टैक्सफिनिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।